डिस्कस करेंगे 23 मार्च के करंट अफेयर्स। 23 मार्च वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज शहीदी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है और उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये करंट अफेयर्स अगर आपने सारे दिन भर में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो भी अब अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? पहला क्वेश्चन है कि इन विच सिटी डिड द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द रीजनल ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इनोवेशन सेंटर। ये इनॉग्रेट हुआ था 22 मार्च को। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया रीजनल ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड इनोवेशन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु हैज बिकम द सीईओ ऑफ कॉफी हाउस कंपनी दैट इज स्टारबक्स। बहुत बार आपने इसके बारे में सुना ही होगा, बहुत सारी मूवीज में या कहीं ना कहीं आप जरूर सुनते होंगे। तो स्टारबक्स का सीईओ जो है वो इस टाइम पे 20 मार्च को ये बने थे, दैट इज लक्ष्मण नारासिम्हन। ठीक है, ही हैज बिकम, आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, सीईओ ऑफ स्टारबक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच विच इंडियन अमेरिकन, ठीक है, इन विच नहीं बट कौन सा इंडियन अमेरिकन है हैज बीन नेम्ड एज द डिप्टी सीईओ ऑफ द यूएस फाइनेंस एजेंसी। तो अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी का कौन इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जिसको डिप्टी सीईओ जो है वो बनाया गया है। ठीक है, देन द राइट आंसर इज निशा देसाई विस्वाल। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट जियो बाइडेन एक मिनट प्रेजेंटेड द नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल टू विच इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे वहां पे इंडियन अमेरिकन मींस इंडियंस। एक तो पॉपुलेशन वाइज हम वर्ल्ड में अब नंबर 1 पे ही नियर अबाउट पहुंच गए हैं और ऑब्वियस है कि इंडियंस होते भी बड़े इंटेलिजेंट है क्योंकि हम ही सारे इंडियंस हैं। ठीक है, तो जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने कौन सी इंडियन एक्ट्रेस को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो है वो प्रेजेंट किया है? आपका जिसका राइट आंसर है दैट इज मिंडले कैलिन। ठीक है, ऑप्शन ए दैट इज मिंडले कैलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ डैश नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। तो ये स्टेट की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके नेचर से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और एनिमल्स, इनसे कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑब्जर्व द 111th फाउंडेशन डे ऑन मार्च 22, 2023, दैट इज बिहार। बिहार ने अपना 111th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया। कब किया? दैट इज ऑन द मार्च 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेट टायर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर सेट हैज अपॉइंटेड whom as a new managing director and CEO। तो सेट टायर्स के बारे में तो आपने सुना ही है। कंपनी ने किसको अपना MD और CEO जो है अभी रिसेंटली बनाया है? राइट आंसर इज अर्नव बनर्जी। और इस तरह के क्वेश्चन आपको वैसे भी आप याद रखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते ही हैं। कौन से वाले क्वेश्चंस? जो न्यू कोई भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। जितने भी न्यू अपॉइंटेड पर्सन है वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। उसमें से कुछ भी आपको, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का है या इवन किसी कंट्री के जो आपके पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरह के, या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं। तो कोई भी न्यू अपॉइंटेड है, न्यू अपॉइंटी है, कोई भी नया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ये आपने याद रखना है। ये जो सीएट टायर कंपनी है ये कब बनी थी? इन 1858 में, एंड दिस इज अ इंडियन कंपनी। ठीक है, नाम से लगता है कि इंडियन कंपनी नहीं है बट दिस इज अ इंडियन, एक टायर का मतलब लीडिंग ब्रांड है
एंड द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द आरपीजी ग्रुप। मीन्स आपका जो आरपीजी ग्रुप है उसके अंडर ही इसको फॉर्म किया गया था सेयर टायर्स को इन 1958 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी फॉर सेटिंग अप। ठीक है, कि इंडियन आर्मी के साथ किसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, क्या चीज को सेटअप करने के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। क्या सेटअप करना है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। और इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑन बिल्ड ओन एंड ऑपरेट। ये मतलब बिल्ड ओन एंड ऑपरेट, कि खुद ही बिल्ड करेंगे, हम खुद ही उसके मालिक होंगे, एंड ऑपरेट भी हमारा अपना सिस्टम होगा। तो इसके अंडर किसने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को आर्मी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? दैट इज एनटीपीसी। किसने किया है? एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में हमने पीछे एक वीडियो में बहुत इलेबोरेट में डिस्कस किया था, एनटीपीसी कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, क्या वर्क है एंड ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व होता है? दैट इज ऑब्जर्व ऑन 23 मार्च। टुडे इज 23 मार्च और आज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे मीन्स रिलेटेड विद योर वेदर एंड क्लाइमेट एंड जितना भी फिनोमिना है ये सारा उसके साथ रिलेटेड है। आपको इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। क्या चीज़ है? दैट इज द थीम। आपको थीम बतानी है कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे की थीम क्या है। तो थीम आप याद रखेंगे, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड द वाटर अक्रॉस द जनरेशन। ठीक है, आपको थीम में से भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली डेट के तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं। पीछे मैंने आपको बोला कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो क्लाइमेट, वेदर, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी, ये जितने भी आपके नेशनल पार्क्स, ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट, नॉट कंट्री बट स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट ने मतलब पास किया है लॉ और ये हमारी कंट्री की पहली स्टेट बनी है किस चीज के लिए? उन्होंने अपनी विधानसभा में, ठीक है, मतलब असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल जो है उसको आप बोल सकते हो कि पास किया है और बिल है राइट टू हेल्थ। जैसे कि आपका राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आपके, वैसे राइट टू हेल्थ। अब हेल्थ की जब बात आती है तो ऑब्वियस है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, तभी आपकी हेल्थ जो है वो ठीक हो सकती है। और साथ में ही मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी भी रहेंगी, स्पेशली मान लो कोई बीमार हो जाता है तो उसका राइट है कि उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले सो दैट उसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो पाए। तो सबसे पहले कौन सी स्टेट ने पास किया है ये बिल को? दैट इज पास्ड बाय द राजस्थान। यहाँ पे उनके जो भी प्रोविजंस रहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट की कैसे आप अपने जो आपके फाइनेंस कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैसे हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं, कैसे आपका राइट टू हेल्थ है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द कॉल बिफोर यू डिग ऐप। ठीक है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने एक ऐप लॉन्च करी है एंड द नेम ऑफ द ऐप इज कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्शन वर्क के साथ रिलेटेड है, बट ये ऐप लॉन्च करी गई है द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने। किसने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये ऐप लॉन्च करी है एंड द नेम ऑफ द ऐप इज कॉल बिफोर यू डिग। ठीक है, अब आप यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज दिस ऐप। ये ऐप किस बारे में है? द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज द कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन। ठीक है, जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया। यहाँ पे आप देखना कि ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? टू प्रिवेंट द डैमेज टू अंडरलाइंग एसेट्स लाइक द ऑप्टिकल फाइबर केबल्स दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग एंड एक्सकवेशन। समझ में आ गया? मतलब कि अगर जैसे कि बहुत मतलब अंडरग्राउंड केबल्स होती है, नेट की आपकी केबल्स आती हैं और कई
कई तरह की केबल्स जो है वो जाती है, लेकिन जब कोई रोड का काम चलता है, इस तरह का चलता है, तो वो उसको डिग कर देते हैं, वो सब सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। इससे एक तो एसेट्स की बर्बादी भी होती है, पैसे की भी बर्बादी होती है, क्योंकि उसको दोबारा से फिर वैसे ही लाइंस को बिछाना पड़ता है। तो इसके लिए ये ऐप जो है लॉन्च करके, आप अगर कहीं डिग करने जा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, तो उससे पहले आप कॉल करके पता करो कि यहाँ पे केबल्स और इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव। ये मैं आपको बता रही थी बात कि टुडे इज 23 मार्च एंड शहीदी दिवस, और हम ये किन की याद में मनाते हैं? ये आपके शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव एंड शहीद राजगुरु। अभी इनको फांसी क्यों दी गई थी, उसके पीछे हम थोड़ा सा इंसिडेंट को, इनके हिस्ट्री में जाके थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे, दे वर एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ठीक है। आपको पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री में दो तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वन इज अ मॉडरेट एंड अनदर वन, वो कौन से थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये गरम दल के थे, मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ये कहते थे कि मतलब ब्रिटिशर्स को, उनको सुनाने के लिए जो है ना वो बॉम्ब ब्लास्ट करने पड़ते हैं, उनको धमाके करने पड़ते हैं, तभी वो सुन पाते। तो रेवोल्यूशनरीज थे ये, और ये बिलोंग करते थे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इस पार्टी के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इंसिडेंट शुरू होता है किसके साथ? साइमन कमीशन के साथ। आपको पता ही है कि 1927 में इंग्लैंड में साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था, और 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था? इंडिया में आया था, ठीक है ना। तो उसका ब्लैक फ्लैग्स के साथ गो बैक साइमन, इस तरह के स्लोगन शाउट करे गए थे। लेकिन ये जो लाहौर में पहुंचा था कब? 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन। कब लाहौर कब पहुंचा? 30 अक्टूबर को, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वेलकम है वो किया गया था गो बैक साइमन के नारों के साथ, ठीक है ना। कैसे स्लोगन शाउट करे गए थे? गो बैक साइमन। अब इंसिडेंट क्या है, एक मिनट जरा, थोड़ा मेरा कैमरा माइक हिल गया है ना, जस्ट वेट, सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रिकॉर्डिंग में यही प्रॉब्लम होती है। एक मिनट बेटा, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा, और यहाँ पे जो इसका एक तरह से बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, वो नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट मतलब वहाँ वायलेंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी, ठीक है, जेम्स ए स्टॉक ने ऑर्डर दे दिया कि इनको डिस्पर्स करने के लिए वायलेंस का यूज करना है, लाठी चार्ज करना है बेसिकली। और इसी लाठी चार्ज में जो सर पे चोट लगी थी, वो किनको लगी थी? दैट वाज टू द जो आपके लाला लाजपत राय थे, उनके सर पे क्या लगी थी? चोट लगी थी लाठी चार्ज में, ठीक है ना। और यही चोट लगने की वजह से बाद में लाला लाजपत राय की क्या होगी थी? डेथ होगी थी। तो उसी चीज का बदला लेने के लिए जो भगत सिंह है, राजगुरु एंड सुखदेव है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि वो असैसिनेट करेंगे जेम्स स्टॉक को, ठीक है ना। उनको जो है वो, क्योंकि उन्होंने हमारे एक रेवोल्यूशनरी लीडर, क्योंकि लाला लाजपत राय भी जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो गरम दल से, लाल पाल के नाम से इनको जानते हैं, 3 थे ये, ठीक है ना। बट बात यहाँ पे हुई कि जेम्स स्टॉक को उन्होंने पहचानने में गलती कर दी, और उन्होंने जिसको मारा, ही वाज द जॉन पी सैंडर्स। किसको मार दिया? जॉन पी सैंडर्स को उन्होंने किल कर दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने क्या किया? वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां पे उन्होंने ब्लास्ट किया, पर उनका ब्लास्ट करने का मोटिव किसी को मारना नहीं था। एक्चुअली में वो एक 2 बिल्स थे जिनके अगेंस्ट में वो बात कर रहे थे। एक बिल उसमें क्या था? पब्लिक सेफ्टी बिल, और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो ये 2 बिल के बारे में जहां डिस्कस हो रही थी, ये इसकी अगेंस्ट थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे जाके क्या करेंगे? ब्लास्ट करेंगे।
सो दैट वो इसके अगेंस्ट है उसको प्रूव कर पाए। बट इससे पहले वो ब्लास्ट किया उन्होंने, वहां से वो भागते या ऐसा कुछ करते, उनको पकड़ लिया गया और बाद में इन तीनों को ही देवर सेंटेंस टू डेथ, ठीक है ना, फांसी पे जो था वो लटका दिया गया। तो ऑन 23 मार्च 1931, ये डेट आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931 को दीज थ्री वर एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखें तो एट दी 23 की एज में भगत सिंह को, सुखदेव जो थे वो 24 के थे, और जो राजगुरु थे वो 24 के थे, और जो सुखदेव थे वो 22 के थे। तो बहुत यंग थे जिस एज में इनको फांसी पे मतलब ये शहीद जो थे वो हो गए थे। तो ऑब्वियस है कि हमारी कंट्री के लिए इन्होंने बहुत शहादत दी है, और मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगत सिंह थे वो तो वैसे भी कहते थे कि मतलब उनको कंट्री के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बहुत सारी ऐसी कोट्स है, अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत उनसे मोटिवेशन ज़रूर मिलती है। वन ऑफ द कोट मैं आपको यहाँ से पढ़ के जो है वो सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, अब ऐसे याद तो नहीं रहती हैं, ये तो ग्रेट रेवोल्यूशनरीज थे जो इनको याद रखते हैं, बट मैं यहाँ ज़रूर आपको रिपीट करूँगी कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इनकी शहादत का तो हम कहाँ ही कर्ज जो है वो चुका पाएंगे, ठीक है। तो ये इस शहीदी दिवस जो है वो इसलिए जो है हम सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि जो देश अपने हीरोज़ को, अपने मार्टायर्स को याद नहीं रखता है वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कहां पे। दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ, आपको पता ही है, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। तो 13 अप्रैल को 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ डॉक्टर बाबा सिंह अम्बेडकर जो है, बाबा साहेब, सॉरी, ठीक है ना, हाँ बाबा साहेब, मैं यहाँ मिस्टेक ठीक करना चाहती हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर, ये महाराष्ट्र की लतूर सिटी में क्या किया जाएगा, इसको इनैगोरेट किया जाएगा 13 अप्रैल को। 70 फीट टॉल स्टैचू, एंड द नेम ऑफ द स्टैचू विल बी द स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में ये स्टैच्यू जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का फिश प्रोडक्शन में वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, देन दिस इज 3rd रैंक। कौन सा रैंक है, 3rd रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड का टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट रिलीज कर दी गई है, और ये लिस्ट रिलीज की है हुनरो रिसर्च प्लेटफॉर्म ने। आपने हर साल इसके बारे में ही देखते हैं। नंबर 1 पे अभी भी एलोन मस्क है, और अडानी जी का तो यहाँ नाम नहीं है, बट नंबर 9 पे जो है वो मुकेश अंबानी है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का कौन से प्लेस पे लाई करता है। दिस इज कि चाइना एंड रशिया दोनों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, किस चीज के लिए, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट फॉर देयर डीपनिंग रिलेशंस। दोनों ने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि चाइना और रशिया अपने रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखें कि एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इन्विटेशन पे, आई सून पे अ स्टेट विजिट टू रशिया फेडरेशन, मीन्स ये जो है जिनपिंग के इस बार प्रेसिडेंट बनने के चाइना में, उसके बाद से इन्होंने ये जो है वो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये अनाउंस करा है कि वो जाएंगे और अपनी प्रायोरिटीज को डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी दोनों कंट्रीज का कोलैबोरेशन, और दोनों ही बड़ी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया सरबजोत सिंह जो है गोल्ड मेडल लिया है उन्होंने मैन के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन ISSF राइफल एंड पिस्टल वर्ल्ड कप। तो किसने लिया है, आपके लिए ये जानना जरूरी है। दैट इज सरबजोत सिंह, इन्होंने किसमें लिया है, मैंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन ISSF राइफल एंड द पिस्टल वर्ल्ड कप में। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वरुण तोमर जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। किसको, वरुण तोमर हैज़ गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज अ वरुण तोमर, जिनको क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज दैट इज अ कोबरा वॉरियर। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो यूके में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, उसमें इंडिया के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000 फाइटर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस, जब उसने जो था वो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कोबरा में पार्टिसिपेट किया, कब के बाद, ठीक है ना, जब इसको यूज किया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स एट द बालकोट स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक में। बालकोट एयर स्ट्राइक में जो आपका मिराज 2000 फाइटर जेट है उसको यूज किया गया। उसके बाद ये पहली बार मल्टी नेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कहां पे हो रही है, वेडिंगटन एयरबेस यूके में, ठीक है ना। और ये मल्टी नेशनल है। ये आपको पता ही है बालकोट एयर स्ट्राइक्स क्या थे, कहीं ना कहीं वो जो पुलवामा अटैक हुआ था, टेरर अटैक 2019 पे, उसका एक तरह से रिवेंज थे, बदला थे, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ साथ में, वो एक बेल्जियम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, फिनलैंड है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो ये कंट्रीज के नाम भी आपको याद रखने कि कौन कौन सी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कोबरा वॉरियर जो है इस एक्सरसाइज का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब आपको एमसीक्यू फॉर्म में ना भी मिले बट यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू इमेजिन चेन्नई 2023 जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, एशियाज बिगेस्ट समिट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो एशिया का सबसे बड़ा समिट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर यू इमेजिन चेन्नई 2023 ने लॉन्च किया, ठीक है ना। ये 23 मार्च अभी जो बिगिन हुआ और खत्म होगा 25 मार्च को। समझ में आ गया। 3 डेज का ये पूरा का पूरा समिट रहेगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज डे बाय डे लीडिंग इन दिस। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आपके जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है ना, किसमें, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो आपका IIT दिल्ली है हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। ये जो 50 इंजीनियरिंग, टॉप 50 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में, उसमें इसका रैंक जो है वो आया है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अचीवमेंट। तो ये आज के हमने इंपॉर्टेंट 23 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में हम अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, और आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।